तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो है 5 ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके कल के लिए। ठीक है, तो चलिए देरी की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है कि हालदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग्य क्यों नहीं करता, है ना। चलिए इसको देखते हैं। हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है, इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है, उनकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर उसकी प्रशंसा ही करता है। जैसे हालदार जो था वो दोस्तों, कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग्य मतलब कोई भी मतलब जो है सो बात को नहीं उठाता था। क्यों? क्योंकि जो है सो जानता था कि हालदार जो स्वयं एक देशभक्त थे, है ना, और सकारात्मक व्यक्ति थे। तो वो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चश्मा लगाने के लिए और उनके साफ सफाई करने के लिए आता था, तो उन पे वो कोई भी व्यंग्य कोई भी टिप्पणी नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि जो है सो एक देशभक्त है, इस पूरे गांव में, नगर में कोई देशभक्त है तो केवल कैप्टन ही है जो इस मूर्ति के बारे में कुछ सोचता है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ सोचता है और उनकी चश्मे की कदर करता है और उनकी मूर्ति के साथ सफाई का कदर करता है। तो इसलिए उन पर वो बिना कोई व्यंग किए हुए उसकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, कोई व्यंग नहीं करता है। ठीक है, वो जानते हैं कि कैसा व्यक्तित्व कैप्टन का है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख रहे हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, आशा स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि फादर को जो है सो फादर बुल्के की मृत्यु के बाद याद करना एक ऐसा ही अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत सुन रहे हों। उनका स्मरण हमें उदास कर जाता है। इसी उदासी में भी उनकी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में आप लोग दिक्कत ना हो। उनकी याद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। कहने का मतलब फादर बुल्के जो इतने अच्छे व्यक्तित्व के थे, इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी मानो कि जब उनके बारे में कोई सोचता है, अनुभव करता है, तो एक उदासी छा जाती है ना मन में। तो यही चीज़ को बताया गया है कि उदास संगीत, शांत संगीत जो है सो सुनने जैसा लगता है उनको याद करना। तो ये था फादर बुल्के का याद करने का स्वभाव, याद करने का जो बोल सकते हैं नेचर, है ना, लोगों के मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्या है, देख रहे हैं क्या है कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार यहाँ में पूछा जाता है, तो समझिए इसका आंसर। लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहें। लेखिका के पिता कहते थे अपने बेटे बेटियों से, अपने बच्चों से कि भटियार खाना यानी कि रसोई से दूर रहना है, क्योंकि जो रसोई जो है सो रसोई घर को ही बोला जाता है भटियार खाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्तित्व की प्रतिभा, मतलब व्यक्ति की प्रतिभा, मतलब व्यक्ति का जो अंदर का क्वालिटी है ना, क्षमता है, यानी कि बोल सकते हैं उसके अंदर का जो भी एलिजिबिलिटी है ना, वो भट्टी में ही चली आती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इस समय की बर्बादी इसे समय की बर्बादी मानते थे। कहने का मतलब जैसे कि चूल्हा चौका होता है ना, वो लड़कियों के लिए जो है सो बर्बादी का क्या है, एक घर है, इसलिए वो रसोई को भटियार खाना बोले हैं। क्योंकि इससे कहने का तात्पर्य है कि ये इसमें जो है सो एक व्यक्ति मतलब स्त्री और पुरुष, उनका प्रतिभा, उनका शैली, उनका क्षमता जो है सो उस भट्टी के अंदर ही सीमित रह जाता है और नष्ट हो जाता है। वो आगे के बारे में सोचता नहीं है। यानी कि एक बोल सकते हैं कि हमारा अगर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दें, केवल घर के खाने पकाने और खाने बनाने में अगर दिन बिता दें तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का जो है सो कहने का तात्पर्य है लेखक का। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, क्योंकि ये है सो समय का बर्बादी का घर है ना, किचन, रसोई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर, ये तो हो गया, सॉरी, इसमें एक मिनट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इस पे बात करना चाह रहा था, एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुमराव को क्यों याद किया जाता है शहनाई की दुनिया में। तो समझिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। सबसे पहला कारण क्या समझिएगा, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की जन्मभूमि है। जी हाँ दोस्तों, जो बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो एक शहनाई वादक थे और उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो था डुमराव में हुआ था। ठीक है, जो है सो हमारा बिस्मिल्लाह खान का जन्मभूमि है, इसलिए उनको याद किया जाता है, उनको और उनके जगह को याद किया जाता है ना। शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव के में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। कहने का समझ में आ गया दोस्तों, जो शहनाई में एक नरकट
मतलब जो है सो का प्रयोग किया जाता है, रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। तो वो रीढ़ जो है सो नरकट पौधे से बनाई जाती है और ये डुमराव के ही सोन नदी के किनारे उगी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ से ही वो शहनाई को बनाने में जो नरकट घास का उपयोग किया जाता था, यहीं से लाया जाता था, तो इसलिए भी याद किया जाता है इस डुमराव को। ठीक है, डुमराव एक क्या नाम है, एक गांव का नाम है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद है ना बजता है। मतलब जैसे कि अब भारत में अगर बजता है, शहनाई बजाता है कोई, तो डुमराव जैसा गांव से ही इसका उत्पत्ति हुआ है, इसलिए भी ये जो है सो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और डुमराव को याद किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो फाइनली इसको क्या लास्ट में लिख दिए हैं इस प्रकार, दोनों में गहरा रिश्ता है। तो किनका किनका गहरा रिश्ता है, तो शहनाई से डुमराव की जो है सो यादें है ना, और उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा गहरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है कि गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियाँ उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। यह बात वे समान ढंग से ना कहकर व्यंग में कहती है, मतलब व्यंग में ताने से कहती है। इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव इसका नाम उद्धव है, सॉरी, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अलिप्त हैं। मतलब श्री कृष्ण के निकट रह करके उद्धव जो है सो उनके श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं पा रहे हैं। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इससे पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे हैं, अतः भाग्यशाली है। वे उद्धव की स्तुति के बहाने है ना निंदा कर रही है। कहने का मतलब, एक मिनट, तो वही बोल रहा है, वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही है। तो दोस्तों अभी जो मैंने पढ़ाया ये 5 क्वेश्चन जो है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें एक नज़र में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था थोड़ा, जो कि मैं लेकर के आया था, और जल्द ही पार्ट 3 में आएंगे। और आज रात मेहनत कर लें, कल जा कर के एग्ज़ाम में है ना पूरा आपको लिखना है और मेहनत करना है, जो सो लास्ट करना है। चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं, तो देख लिए थैंक यू। कल एग्ज़ाम में जाओ और पेपर को जो है सो पूरा है ना अपने तरीके से पूरा अच्छे से लिख करके आओ। जितना क्वेश्चन हमने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो तय है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अपने दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।